अस्सलामुअलैकुम। वॉइस ऑफ दुनिया शो के साथ मैं हूं सैयदा शनाज। प्रोग्राम में मुझे लॉर्ड नज़ीर अहमद और डॉक्टर मोहित पीरजादा का साथ हासिल रहेगा। लेकिन वॉइस ऑफ पाकिस्तान आजकल क्या है? जी हां, डॉन लीक्स और डॉन लीक्स के रिपोर्ट आने के बाद फौज की जानिब से आने वाला एक ट्वीट। पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाएंगे, उसके बाद प्रोग्राम को आगे चलाएंगे। जब ट्वीट खेलेंगे तो फिर जलसा खेलेंगे, फिर जलसा खेलेंगे, फिर जुलूस खेलेंगे, फिर जूडो कराटे होंगे, बैंकॉक के शोले होंगे, बगदाद की रातें होंगी, फिर कोई ऐसा हादसे की खबर आएगी, वो किसी के लिए किसी तरफ से भी आ सकती है। जमात ने पैनामा लीक्स के भंवर से निकलने के लिए डॉन लीक्स का तूफान खड़ा कर दिया। अवाम और मीडिया को बेवकूफ समझने और बनाने वाली हुक्मरान जमात ने वजाहतों और तावीलों के बाद तनाज़ों का सहारा लेना शुरू कर दिया है। फौज ने ट्वीट से वजीर आजम हाउस के नोटिफिकेशन को मुस्तरद किया तो इसे सिविल मिलिट्री ताल्लुकात में बेहतरी का तासुर जाहिर करने का रंग दिया गया। ये जो ट्वीट्स होती हैं किसी तरफ से भी होती हैं, ये पाकिस्तान की जमहूरियत, पाकिस्तान के सिस्टम, इंसाफ, उसके लिए ज़हर कातिल। इदारों में ट्वीट्स के जरिए एक दूसरे को मुखातिब नहीं किया जाता। वज़ीर आज़म की साहिबजादी का ट्विटर हैंडल अलबत्ता चौधरी निसार के बयान को खातिर में न लाया। पेचीदा गुत्थियों में उलझा सवाल अब भी सादा सा है। खबर लीक, ट्वीट या प्लान किसने की और ऐसा करने वाले के अगराज़, मकासद और अहदाफ क्या थे? मुल्क की सलामती के इस हसास मामले पर अस्करी हल्कों की तशवीश बेजा नहीं। फौज जो है वो ज्यादा जमहूरी है इस मामले में, वहाँ हर शख्स सवाल कर सकता है और चीफ को जवाब देना पड़ता है। वहाँ बहुत सख्त सवालात भी हो जाते हैं। जनरल बाजवा ने उनको समझाया वजीर आजम को जाके, मैं इनसे जान मांगता हूँ, और वो एम्बैरेस फील कर रहे हैं। और सारा आप कुछ ख्याल करें, मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, मैं क्या करूँ? वजीर आजम हाउस के नोटिफिकेशन पर अजब मंतक घड़ने में चौधरी निसार और इसहाक डार का कोई सानी नजर नहीं आया। नोटिफिकेशन इस पे मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने करना है। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर तो नोटिफिकेशन किया ही नहीं। ये जो नोटिफिकेशन है ये बेसिकली जो रिकमेंडेशंस हैं पैरा 18 की, जिसको प्राइम मिनिस्टर साहब ने अप्रूव किया है, उसके बाद जो एक्शन लेने हैं, ये नोटिफिकेशन एक्चुअली फर्दर एक्शंस के लिए है। जिन दो साहिबान की बलि चढ़ाने की कोशिश की गई, उन्होंने भी बदनामी का तौफ गले में डालने से साफ इनकार करके इल्जामात मुस्तरद कर दिए। 5 दहाइयों तक फॉरेन ऑफिस से मुंसलिक तारिक फातमी अपने अलविदाई खत में खासे दिल गिरफ्ता नजर आए, जबकि इंक्वायरी रिपोर्ट को अवाम की नजरों से बचाने के लिए सिर्फ ऑपरेटिव हिस्से को पब्लिक करने की बात गौर तलब है। उधर भरपूर सरकारी वसाइल से किए जा रहे जलसों में ऑपोजिशन को कम कुर्सियों का ताना देकर भड़ास निकाली जा रही है। 1 मील लंबा जलसा, मुखालफों के 10 जलसियां भी इसमें समा जाएं तो ये फिर भी बड़ा है। इस्लामाबाद की जलसी की मैंने झलकियां देखी तो बल्ब के नीचे कुर्सियां खाली थी, खाली। डॉन लीक्स की कमान में सिविल मिलिट्री खिंचाव का निस्तर लगाकर पैनामा केस की जेआईटी के नतायज को टारगेट किया जा रहा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने जेआईटी की तश्कील के लिए सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन और स्टेट बैंक के भिजवाए नाम मुस्तरद कर दिए हैं। मरियम साहिबा तो पैनामा पेपर्स को क्रैप समझती हैं, लेकिन हकीकत में इसी क्रैप ने बहुत शो को ट्रैप कर लिया है। मामला इस रिपोर्ट ने सारा आपके सामने रख दिया, लेकिन सवाल जो बहुत अहम और हर किसी के जहन पर है कि एक ऐसा मामला जिस पर दुश्मन ने बगलें बजाई और सिविल मिलिट्री ताल्लुकात इस नहज तक आ गए, वो कौन था जिसने ये खबर फीड या प्लान करने की कोशिश की और उसको बचाने के लिए इस हद तक मामले को उलझा दिया गया है? जी लॉर्ड अहमद। आयशा, सबसे पहले तो मेरे ख्याल में इंपॉर्टेंट चीज यह है कि जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 पाकिस्तान का, जिसमें जो ऑफिशियल सीक्रेट्स को कोई फीड करता है या उसको लीक करता है, उसको प्रोसिक्यूट करने के लिए अथॉरिटी किस किस के पास है। और कल मैंने एक वकील साहब के साथ डिनर किया था जो पाकिस्तान के क्वालिफाइड हैं, और यहां पे भी उन्होंने मुझे बड़ी एश्योरेंस दी कि पाकिस्तान में पाकिस्तान फौज को भी क्योंकि ये ऑफिशियल सीक्रेट्स को लीक करने का उनके पास पावर्स हैं अगर वो प्रोसिक्यूट करना चाहें। क्योंकि अभी आपने जो ये फीड कहें या लीक कहें, लीक तो ऐसे हो जाती है लेकिन फीड जानबूझ के होती है अंडरमाइन करने के लिए।
जिन दो लोगों को नाम जिनका लिया गया वो तो एक्चुअली उनको वैसे जो है आप समझ लें कि वीकेस्ट लिंक जो है उनको वो उन्होंने किया है। असल जो लोग थे उनके खिलाफ तो कोई कार्रवाई हुई नहीं। अभी पता ऐसे चलता है जिस तरह मरियम बीबी और फाद हसन फाद जो है वो हुकूमत चला रहे हैं, एक ऑफिशियल कैपेसिटी और एक अनऑफिशियल कैपेसिटी में। तो फ्रैंकली यहां पे सिर्फ अदारों को जो है वो डिवाइड नहीं किया जा रहा है, पाकिस्तान की जो स्टेट है उसको कमजोर किया जा रहा है। जब आप इतनी सीक्रेट मीटिंग जो पाकिस्तान फौज और पाकिस्तान के जो अहम इदारे हैं उनके और गवर्नमेंट के दरमियान अहम बातें जो हो रही हैं उसको जब लीक किया जाए तो इसका मतलब यह है कि जो ऑफिशियल जो बरतानिया का बना हुआ 1923 का जो कानून है उसको यूज करते हुए आप प्रोसिक्यूट, ये क्रिमिनल ऑफेंस है, ये कोई वैसे आम बात नहीं है, ये क्रिमिनल ऑफेंस है और उन लोगों को लंबी सजाएं मिल सकती हैं। बल्कि इसका तो हाई ट्रीजन का जो केस है वो भी बन सकता है, क्योंकि ये इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, हाई ट्रीजन का केस बन सकता है। लेकिन ऐसे तो तब होगा ना लॉर्ड अहमद जब कोई नाम लेगा। आज तक जितना भी मीडिया में बात की जा रही है कोई नाम नहीं ले सकता, ये शायद लेना नहीं चाहता। बहरहाल कुर्बानी का बकरा 2 अफराद को बनाया गया और अब तो परवेज रशीद भी बोल उठे हैं। लेकिन डॉक्टर मुईद, सवाल आपसे ये कि कहा जा रहा है हुकूमत ने अपने लिए एक और गड़ा खोद लिया। अब तक हुकूमत सारे गड़े भरती आई है, जितनी भी मुश्किलात नवाज हुकूमत के लिए आई अबूर कर ली गई। अब तो इस मामले के बाद तो अमेरिका में भी लॉबिंग शुरू कर दी गई है, कुछ ऐसा तासुर सामने आ रहा है? सही कह रही हैं आप, बिल्कुल हर तरफ ही लॉबिंग की जा रही है। उसके अलावा हम ये देख रहे हैं कि जो हथकंडा है, दरअसल देखिए जब आपके सवाल, जो आपका बुनियादी सवाल है ना कि तमाम गड़े भर लेते हैं उनको कुछ होता नहीं है, इसका हमने इस प्रोग्राम के अंदर कम से कम वॉइस ऑफ दुनिया में कई दफ़ा इसका जवाब दिया है। मैंने भी दिया है, लॉर्ड अहमद ने भी दिया है कि पाकिस्तान के अंदर इस्लामाबाद और लाहौर के दरमियान जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर है, ये जो पावर का कॉम्प्लेक्स है, ये जो पावर का मैट्रिक्स है, ये इतना बड़ा है कि इसके सामने बाकी तमाम सियासी इकाइयाँ या एडमिनिस्ट्रेटिव इदारे जो हैं वो बेदस्तो पाँ हैं। यहाँ आ जाकर जो थोड़ी सी रेजिस्टेंस यहाँ पे आती है जिसको फिर प्ले अप किया जाता है, वो दर हकीकत जो है वो फौज की तरफ से आती है। बिकॉज फौज एक वाहिद पाकिस्तान का ऐसा पब्लिक साइड का पब्लिक इंस्टीट्यूशन है, मिडिल क्लास का इंस्टीट्यूशन है, जिसमें 34-35 हज़ार पढ़े लिखे अफसर हैं। मैं बात कर रहा हूँ कैप्टन से लेके जनरल तक, और फिर उसके नीचे भी एक बहुत बड़ी तादाद में लोग खड़े हैं। वहीं से एक रेजिस्टेंस आती है, इसलिए तमाम हमले भी फौज पे ही किए जाते हैं। वरना पाकिस्तान में किसी भी चीज़ को करेक्ट करने की पब्लिक की साइड में लीगल प्रोसेस हो, जुडिशल प्रोसेस हो, किसी किस्म की कोई कैपेसिटी या किसी किस्म का कोई जो है विल भी नहीं है, कैपेसिटी भी नहीं है, ताकत भी नहीं है। सो अब ये देखना है कि ये जो इतना बड़ा झूठ इस वक्त है, क्योंकि एक सादा सिंपल सवाल है जो आपने पूछा, जिसका लॉर्ड अहमद ने जवाब दिया और उसको मुझे फिर दोहराना पड़ेगा कि भाई डॉन लीक्स किए किसने? आप ये कहते हैं कि कॉल्स की सिरिल अलमीडा ने कंफर्म करने के लिए तारिक फातमी साहब को की, या राव तहसीन को की, या किसी और को की, या परवेज रशीद को की। आपने ये तो आइडेंटिफाई किया ही नहीं 6 महीने में। लग रहा है कि आप करना ही नहीं चाह रहे कि बुनियादी तौर पे सिरिल अलमीडा को ये स्टोरी किसने दी। अगर आप सीरियस हैं तो बड़ा सिंपल है, आप डॉन अखबार को प्रेशराइज करेंगे, परसुएड करेंगे। और ये कोई हम स्टॉलिन के या प्यूटन के रशिया की बात नहीं कर रहे, ये कोई हम कम्युनिस्ट चाइना की बात नहीं कर रहे। जब अमेरिका के अंदर एक अदालत जूडिथ मिलर को ये मजबूर करती है और उसे कहती है कि अगर आप नाम नहीं बताएंगी तो आप जेल में जाएंगी, वो 85 दिन जेल में जाती है। बाकायदा प्रोसिक्यूटर कहता है स्टेट के बिहाफ पे जज को, वो कहता है कि इसको जेल में भेज दें, ये अपना माइंड बना लेगी। और वो जेल में जाती है और फिर वो बताती है कि स्कूटर लिबी ने उसको स्टोरी दी थी। और वो मामला तो बड़ा छोटा सा है, वो तो महज एक CIA के एजेंट की आइडेंटिटी डिस्क्लोज करना एक फेडरल ऑफेंस है। यहां पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, जिनको कहा जाता है कि उनका न्यूक्लियर बटन पे उनका अंगूठा है, वो न्यूक्लियर बटन प्रेस कर सकते हैं, वो तमाम अथॉरिटी हैं, वो और उनके इंटेलिजेंस चीफ और सारी टीम बैठती है और वो चीजें जो हैं वो बाहर निकाल दी जाती हैं। ये सैंक्टिटी मुतासर हो गई है, लेकिन हुकूमत बिल्कुल उसको एक्सपोज नहीं करना चाह रही, क्योंकि अब यही समझ आ रही है क्योंकि कोई ऐसी ताकतवर शख्सियात हैं खुद प्राइम मिनिस्टर के करीब जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, जिन्हें छुपाया जा रहा है। कितनी देर तक ये खेल खेला जाएगा, ये अब एक सवाल है हमारा। और ये खेल पाकिस्तान की आवाम से खेला जा रहा है। ऐसा मुल्क जहां इदारे ताकतवर नहीं है, शख्सियात ताकतवर हैं और अपनी ताकत के बलबूते पर वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, चाहे इसका नुकसान मुल्क को हो। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे ट्वीट्स की। चौधरी निसार का कहना है कि इदारों के दरमियान ट्वीट्स पर बात नहीं होती, लेकिन ट्वीट्स क्या क्या कर देते हैं। ब्रेक के बाद
बैक टू द शो। लॉर्ड नजीर अहमद से ये जानने की कोशिश करेंगे, जिस देश में वो मौजूद हैं, क्या वहां इंक्वायरी रिपोर्ट्स के साथ ऐसा ही सलूक होता है कि उसका सिर्फ ऑपरेटिव हिस्सा सामने लाया जाता है और बाकी जो रिपोर्ट के मंदरजात हैं वो अवाम से ओझल रखे जाते हैं? वज़ीर आज़म हाउस से एक नोटिफिकेशन जारी होता है, इस पर फौज की जानिब से एक ट्वीट आता है जिसमें लिखा होता है कि नोटिफिकेशन इज रिजेक्टेड, और फिर इस पर तबसरों का लामुतनाही सिलसिला शुरू हो जाता है जिसमें अब तक सभी उलझे हैं। लॉर्ड अहमद, एक रिपोर्ट अगर तश्तस बाम कर दी जाए, सबके सामने रख दी जाए तो अब हम ही ना रहे, क्या ख्याल है? बड़ा एक्चुअली दुख वाली बात है कि ये जिस तरीके से मुल्क को चला रहे हैं, फवाद हसन फवाद जो हैं वो इस नोटिफिकेशन को जारी कर देते हैं। ट्विटर पे सारी डिस्कशन होती है। एक्चुअली ट्विटर पे डिस्कशंस जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप भी करते हैं, मोदी साहब भी करते हैं, मरियम बीबी भी करती हैं। लेकिन मेरे ख्याल में जो असल बात यह है कि डिसीजंस किसने बनाई, एक तरफ तो चौधरी निसार साहब कह रहे हैं कि ये उनकी मिनिस्ट्री का मसला है, दूसरी तरफ जो है प्राइम मिनिस्टर साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी कहते हैं कि ये उन्होंने किया है। लॉर्ड अहमद, वो नोटिफिकेशन अभी तक नहीं हो सका, उन्होंने दी, और चौधरी निसार ने जिस नोटिफिकेशन की बात की थी लॉर्ड अहमद, वो अभी तक नहीं हुआ। चौधरी निसार साहब जो हैं वो माशाल्लाह जो बात करते हैं इतनी कॉम्प्रिहेंसिव करते हैं और इस पावर से करते हैं कि बंदा कन्विंस, मैं उनके सामने हमेशा जाके कन्विंस हो जाता हूं कि जो कुछ कह रहे हैं चौधरी साहब वो बिल्कुल, क्योंकि चौधरी साहब तो खुद जो है वो मोबाइल फोन भी नहीं इस्तेमाल करते, वो टेक्स्ट मैसेज भी नहीं करते, ट्विटर जो है वो तो इस्तेमाल करते नहीं है। वैसे भी उनकी मिनिस्ट्री से हमेशा जो रिस्पांस है तकरीबन 2-4 हफ्ते लेट ही आता है, और वो भी मेजर करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब का मूड कैसे है, प्राइम मिनिस्टर साहब इस पे किस तरह रिएक्ट करेंगे। और 1-2 बार जब उन्होंने अपनी जो है वो स्टेटमेंट्स दी हैं, फिर समन होते हैं प्राइम मिनिस्टर हाउस में, फिर आप चेहरे देख लें कि उसमें क्या किस किस्म की गुफ्तगू होती है। एक्चुअली जो यहां पे सैड चीज ये है कि जो ये जो नोटिफिकेशन है ये भी विशी वाशी नोटिफिकेशन कि हमने जो है वो इसका फला आदमी को जिम्मेदार ठहराया है वो, और उनको पहले ही उन्होंने अग्रीड है कि वो इसको चैलेंज करेंगे, इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, किसी पॉलिटिकल फिगर को नहीं, फातमी साहब हैं या राव साहब हैं, जो भी हैं वो इसको एक्सेप्ट नहीं। राव साहब तो चलो सिविल सर्वेंट है, वो एक्सेप्ट कर लें, फातमी साहब हालांकि वो डिप्लोमेट और उनका मैं नहीं समझता हूं, हालांकि आई हैव नेवर मेट विद फातमी, शायद कहीं पब्लिक में ये जो किसी इवेंट पे सलाम किया हो, लेकिन आई हैव नेवर डिजायर टू मीट विद हिम, क्योंकि मुझे उनका बैकग्राउंड थोड़ा सा ब्रसल्स वगैरह से पता है कि वो डिप्लोमेट किस किस्म के थे। लेकिन यहां पे फातमी साहब, आई डोंट बिलीव कि जनाब फॉरेन ऑफिस का क्वालिफाइड एम्बेसडर हाई कमिश्नर रहा हो वो किसी को फीड करे या लीक्स करे। ये जानबूझ के उनको जो है वो कर रहे हैं ताकि कुर्बानी का बकरा बना के, जो असल बात जो डॉक्टर साहब को पता है, मूवी से बेहतर पता है, वो एनालाइज कर सकते हैं कौन लोग जो वहां पे थे। लॉर्ड अहमद जी मैं लॉर्ड अहमद इसको एक्सप्लेन करूं। देखिए, तारिक फातमी साहब से हमारा पहला वास्ता जो पड़ा है वो 2007 में पड़ा, जब मैंने टेलीविज़न प्रोग्राम करने शुरू किए, और फातमी साहब हमारे टेलीविज़न प्रोग्राम में बहुत आते थे। वो हमेशा से मुशर्रफ के ख़िलाफ़ थे, PMLN गवर्नमेंट को, नवाज शरीफ साहब को वो सपोर्ट करते थे। कम अज़ कम भी मैंने हो सकता है 50 प्रोग्राम या 50 ऐसी सेटिंग्स हुई होंगी तो तारिक फातमी साहब के साथ हुई हैं, और फिर टेलीविज़न प्रोग्राम से पहले भी उनसे डिस्कशन होती रही है, टेलीविज़न प्रोग्राम के बाद भी होती रही है। कई दफ़ा मैंने उनको उनके घर ड्रॉप किया है, कई दफ़ा वो मेरे घर तशरीफ़ लाए हैं, कई दफ़ा उनके घर भी जाने का मौका मिला है। उसके बाद जब वो स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर बने हैं तो उनके साथ ऑफिस में भी कई दफ़ा मुलाकात हुई है। वो सुबह 7 बजे फॉरेन ऑफिस में, अपने ऑफिस में मौजूद होते थे। मैंने 2-3 दफ़ा उनसे मीटिंग वहाँ पर भी जाके की है गुज़िश्ता 3-4 बरस में। मैं पूरे एहतमाद से ये कह सकता हूं कि कभी भी कोई ऐसी चीज़ जिसका ताल्लुक प्रिविलेज कम्युनिकेशन से हो, जो कॉन्फिडेंशियल लेवल की कम्युनिकेशन हो, वो तारिक फातमी साहब के मुंह से नहीं निकलती। तारिक फातमी साहब की 50 बरस की एक कैरियर डिप्लोमेट की ट्रेनिंग है, और पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस के जो लोग हैं उन सब की इस किस्म की ट्रेनिंग है। मैंने देखा है कि आर्मी ऑफिसर्स फिर लूज बातें कर देते हैं, जो पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस के पुराने एक्सपर्ट लोग हैं, जो रिटायर्ड फॉरेन सेक्रेटरीज हैं हमारे, वो कभी भी ऐसी बात नहीं करते जो डॉक्टर मोहित, क्या अब भी बात मुंह से नहीं निकलेगी? अब भी नहीं वो बताएंगे कि आखिर ये किया किसने था? जाहिर है ये अब कस्टोडियन है उस ट्रूथ के जो कि अभी तक सामने नहीं आ सका, क्या अब भी वो चुप रहेंगे?
देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट आप सवाल पूछ रही हैं आयशा। आप उनका वो लेटर पढ़ें जो तारिक फातमी साहब ने 2 या 3 पेज का लेटर फॉरेन ऑफिस को लिखा है, तमाम फॉरेन ऑफिस के कुलीस को लिखा है। उसका जो लास्ट पैराग्राफ है वो कैटेगोरिकली वो ये कह रहे हैं कि ये जो चीज़ है ना तो मेरी नेचर में है, ना मेरी शुरस्त में है, ना इसके साथ मेरा कोई ताल्लुक है। देखिए, तारिक फातमी साहब को इसमें फ्रेम किया गया है। फ्रेम इस तरह से किया गया है कि जिस एक्चुअल लीकर ने, जिस शख्स ने, जिस एंटिटी ने सिरिल अल्मीडा को और डॉन को ये स्टोरी प्लांट की, और ये एक स्टोरी हकायक का भी इशू यहां पे नहीं है, मैं कहता हूं ये लीक भी नहीं है, ये एक प्लान था बाकायदा हिंदुस्तान और अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू को सपोर्ट करने के लिए और पाकिस्तान को डिफेंस, ये एक साजिश थी स्टेट ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ। तो एक स्टोरी फीड की गई और फीड करने के बाद यह कहा गया कि इसको काउंटर वेरिफिकेशन कर लेना इन 3-4 लोगों से। फिर उसके जरिए सिरिल अल्मीडा से ऐसा लगता है, एनालिसिस पे ऐसा लगता है कि कॉल्स करवाई गई कि इसको कॉल कर लो, इसको कॉल कर लो। उसमें क्रेडिबिलिटी डालने के लिए तारिक फातमी साहब को भी कॉल की गई कि जी हमने तो ये सुना है कि ऐसा हुआ है। और देखिए, यही चीज इंक्वायरी रिपोर्ट भी कह रही है, यही चीज गवर्नमेंट का सारा प्रोपेगेंडा भी कह रहा है। असल क्वेश्चन का तारिक फातमी साहब से ताल्लुक ही नहीं है। असल सवाल तो ये है कि वो कौन सी शख्सियत है जिसने 3 अक्टूबर के बाद 5 अक्टूबर तक, क्योंकि 6 अक्टूबर को ये स्टोरी छपी थी, 3 और 5 के दरमियान में वो कौन शख्स है जिसने सिरिल अल्मीडा को कांटेक्ट किया, सिरिल अल्मीडा से मुलाकातें की, उसको ये एक ड्राफ्ट स्टोरी का बना के दिया, उसको इसके ऊपर छोड़ा। उसका जवाब या तो सिरिल अल्मीडा दे सकते हैं या उसका जवाब जफर अब्बास साहब दे सकते हैं। और आप देखिए, कमाल हैरानगी की बात है कि डॉन अखबार ये कहता है कि उन्होंने वेरीफाई किया और ये स्टोरी सच्ची है, हुकूमत कहती है ये फैब्रिकेटेड है। उसके बाद तो लख लानत हो, चुल्लू भर पानी में हुकूमत को डूब मरना चाहिए। हुकूमत को तो चाहिए कि डॉन को बुलाए, जब हुकूमत ये कहती है, जब पाकिस्तान के वजीर दाखिला बारहा ये कह चुके हैं ना, वो कान बंद करके बैठी है। 2.5 घंटे की मीटिंग हुई इस वाक़े के बाद, जब फौज की जानिब से एक ट्वीट आया और 2.5 घंटे की मीटिंग से भी कुछ बरामद नहीं हुआ। लॉर्ड अहमद, सवाल आपके सामने है, एतजाज एहसन आए हैं सामने और वो कहते हैं, इल्जाम लगाते हुए कि जो मरियम नवाज का मीडिया सेल है वो जो कॉन्फिडेंशियल मीटिंग्स होती है उनकी खुफिया टैपिंग करता है। इस इल्जाम का तो वेरीफाई करना बनता है ना, इसका तो कोई जवाब बनता है, तरदीद बनती है अगर ऐसा नहीं है। अगर ऐसा नहीं है, असल बात तो यह है कि अगर ऐसा नहीं है, मेरे ख्याल में चौधरी एतजाज हसन साहब बड़े सीनियर लॉयर हैं और बड़े बड़े पुराने सियासतदान हैं, मिनिस्टर भी इंटीरियर रहे हैं। वो ऐसी बात बगैर एविडेंस से वो नहीं कर सकते, क्योंकि उनको पता है कि लाइबल्स केसेस भी हैं, क्रिमिनल केस भी हो सकता है कि इतना बड़ा जो है वो इल्जाम उन्होंने लगाया है। मेरे ख्याल में उनके पास एविडेंस है। मैं आपको ये कह सकता हूं कि मुझे एक यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट अदारे के बंदे ने आके उन दिनों में आके बताया था कि ये जिस कंप्यूटर से ये स्टोरी गई है वो उनको पता है कि वो कंप्यूटर किसका है। मुझे भी पता है, लेकिन मेरे ख्याल में दुनिया न्यूज को कंट्रोवर्शियल नहीं बनाना चाहता हूं और फिर ये प्रोग्राम भी हम चाहते हैं कि चलता रहे। अगर मुझे ये बात पता है तो मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दूं, अदारों को उन्हीं से ये खबर मिली थी। मैं लॉर्ड अहमद, मैं इसको आसान कर देता हूं। देखिए, एक्सप्लेन और एक्सपैंड कर दें। हुकूमत को ये चाहिए, देखिए मैं एक्सप्लेन करता हूं, सबको समझ आ जाएगा। अगर ये इल्जाम गलत है तो फिर प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस को इसकी तो एक्सप्लेनेशन देनी चाहिए कि पूरा पाकिस्तान दुहाई देता है कि इस्लामाबाद में प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में एक सोशल मीडिया टीम जो है, जिसके पहले 23 लोग बताए गए, फिर 30 लोग बताए गए और इसी तरह से एक पैरेलल टीम लाहौर में, क्या एक सोशल मीडिया टीम जो है वहां 2, 2.5, 3 साल से बैठी हुई नहीं है? क्या मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के जरिए उनको बाकायदा जॉब्स नहीं दी गई हैं? क्या उनको बहुत अच्छी तनख्वाहें नहीं दी गई हैं? किसी को एक मिनिस्ट्री में डाला है, किसी को दूसरी मिनिस्ट्री से डाला है ताकि पकड़ना आसान हो। ये तो देखें, जब भी अगर हुकूमत तब्दील होगी और अगर आने वाली हुकूमत की विल होगी तो वो तो ये सारे नाम, उनके ओहदे, उनकी तनख्वाहें, जाहिर है उनको तनख्वाह मिलती है, एक अकाउंट सेक्शन से सैंक्शन होती है, वो सारा कुछ तो सामने फिर वो फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, फिर आप देखें कि ट्विटर के यहां पे थोड़ी सी मैं इंटरवीन करना चाहता हूं डॉक्टर साहब, क्योंकि मुझे ये जो आप कह रहे हैं ना कि ये हुकूमत खत्म होगी और नई हुकूमत जब आएगी वो आपको ये बताएगी,
मुझे डर और खदशा यही है। पहले तो ये हुकूमत मुझे अभी नजर नहीं आ रही, कोई मिरेकल ना हो, कहीं अदारे जो हैं वो तंग आके कोई कंट्रोल ना करें, वरना ये जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस, सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, उसके थ्रू तो पटवारी वो वोट डालेंगे और वो जो लोग आपने कल देखे हैं लिया में और बाकी, वही उनका सिस्टम, निजाम, वो डीसीओ, वो सारे जो डिलीवरी करते हैं, जिस तरह एमक्यूएम के जो सेक्टर कमांडर वहां पे डिलीवर करवाते थे, यहां पे ऑफिशियल कैपेसिटी में जो लोग बैठे हैं वो वहां पे डिलीवर करवा के, मुझे जो खदशा है या मुझे जो कंसर्न है वो यही लोग वापस आएंगे, यही मियां नवाज शरीफ की हुकूमत अगले 5 साल लॉर्ड अहमद आपको है, परवेज मुशर्रफ भी ऐसा ही कहते हैं ना कि अगर कोई ग्रैंड अलायंस नहीं बना तो अगले जो इंतखाबात हैं उनमें भी पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ही बरसर इक़्तिदार आएंगी, उन्हें ऐसा खदशा है। जब ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे तो मजीद बात करेंगे पनामा केस की और इससे रिलेटेड इश्यूज की। वेलकम बैक टू द शो। लॉर्ड अहमद और डॉक्टर मुईद का साथ मुझे हासिल है। ब्रेक पर जाने से पहले हमने जिनका जिक्र छेड़ा, जिनको याद किया, वो है साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ, जो कि बरतानिया में मुतहरिक हो चुके हैं। उन्होंने मीडिया टॉक करते हुए ये कहा कि अगर ग्रैंड अलायंस पाकिस्तान में नहीं बनता तो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ही दोबारा इंतखाबात जीतेंगी। इसमें शायद वो हक बजाने भी हैं। लेकिन अब हम जिस मामले की तरफ जा रहे हैं, पनामा केस। पनामा केस में अब जेआईटी की तश्कील के लिए 1 हफ्ते का वक्त दिया गया था, लेकिन ऐसा हो न सका और जेआईटी की तश्कील के लिए सुप्रीम कोर्ट का एक बेंच बना। उसके सामने जो 2 नाम आए वो रिजेक्ट कर दिए गए सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जजेस की जानिब से और कहा गया कि ये सरबराहान अब जुमे के रोज आए। लॉर्ड अहमद, अब आप देख रहे हैं कि जो नया बेंच कॉन्स्टिट्यूट हुआ है वो मॉनिटर भी करेगा तमाम सिफारिशात को और वो देखेगा भी कि जेआईटी किस तरह से किन खतूत पर काम करती है। अब इससे सब रजामंद होंगे, सब राजी होंगे इस पर? वो हो ना हो, सुप्रीम कोर्ट के पास पावर्स हैं। मैं इसको पॉजिटिव समझता हूं। मैं समझता हूं कि ये पहली बार मुझे कुछ उम्मीद नजर आ रही है। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने एक तो उन 2 लोगों के नाम जो है वो रिजेक्ट किए, फिर जो जेआईटी की जो उन्होंने जिम्मेदारी लगाई है, एक तो उन्होंने कहा कि हर 2 हफ्ते के बाद वो उनको रिपोर्ट करेंगे, जो क्वेश्चंस वो बताएंगे। देखें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास इन्वेस्टिगेशन पावर्स या इन्वेस्टिगेशन एक्सपर्टीज नहीं है। अब वो ये अदारों को कह रहे हैं कि साइबर जो क्राइम को डिटेक्ट करना, फिर मनी लॉन्ड्रिंग और ट्रांसफर को इंटरनेशनल लेवल पे उसको जो जिस तरीके से ट्रांसफर हुए हैं वो डिटेक्ट करना, एक तो पाकिस्तान के पास शायद एक्सपर्टीज है भी नहीं। दूसरा ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब और उनकी फैमिली ने जो एविडेंस प्रोड्यूस किया, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने वही फाइनल कह के कहा कि यही हमारे पास एविडेंस है, इसके बाद है नहीं। अब जब जेआईटी रिपोर्ट में जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स हैं उनके सामने जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो वो कहेंगे नहीं हमारे पास कुछ एविडेंस है, क्योंकि बार बार ये क्योंकि कंट्रडिक्शन करते हैं अपनी जो भी एविडेंस प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि उन्होंने उसके पार्लियामेंट के अंदर जो कुछ कहा, फिर उनका जो डिफरेंट टीवी चैनल्स पे उनके बच्चों के जो इंटरव्यूज हैं, उनके अपने जो इंटरव्यूज हैं, उनके जो वकीलों के इंटरव्यूज हैं, सब में कॉन्ट्रडिक्शन है। अब क्या है कि इसको एक तो ये जो गॉडफादर और माफिया का जिक्र इस रिपोर्ट के इनिशियल देखिए वो सीन को सेट करता है कि ये जो बड़े बड़े गॉडफादर और जो बड़े बड़े क्रिमिनल खानदान होते हैं वो अपनी वेल्थ को छिपाने के लिए कितना झूठ बोलते हैं। देखिए यही फैसला नहीं हो गया आपके सामने इसको थोड़ा सा जब कोई जजेस इतने सुप्रीम कोर्ट के जजेस जी डॉक्टर मोहित देखिए लॉर्ड अहमद, मैं आपसे पोलाइटली इस चीज पे करना चाह रहा हूं। कल मुझे ऐसा लगता है, मेरी नाक़िस राय ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये जेआईटी बना के और इसको रख के अपने आप को और आर्म फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान को एक बहुत बड़े मुसीबत में, मखमसे में, चैलेंज में, टेस्ट में, एक बहुत बड़ी मुसीबत में उन्होंने डाल दिया। देखिए मुसीबत यह है कि कल आपने देखा कि जो 4 इदारे हैं, इसमें स्टेट बैंक है, एफआईए है, इसमें नैब है और इसके अंदर सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन पाकिस्तान SECP है। कल
SECP। कल खुद सुप्रीम कोर्ट ने 2 इदारों की, स्टेट बैंक की, SECP की, क्षेत्रोल की, और उनको कहा कि हमें ड्रामे ना करो, डोंट प्ले विद अस, गेम्स मत खेलो और ग्रेड 18 से ऊपर के लोगों को ले आओ। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान जो हैं वो बड़ी कोशिश कर रहे हैं, एटलीस्ट पब्लिक के सामने वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि हम चाह रहे हैं कि एक बड़ी क्रेडिबल किस्म की, ट्रस्टवर्दी किस्म की JIT बन सके। लेकिन अनफॉर्चुनेट हकीकत यह है कि जितने इदारे हैं इनकी किसी किस्म की कोई रेपुटेशन नहीं है, कोई इंटेग्रिटी नहीं है इन इदारों के अंदर, जो यानी किसी को कोई ट्रस्ट नहीं है, जिसका एंड रिजल्ट ये है कि तमाम तर जिम्मेदारी उन 2 आर्मी ऑफिसर्स के ऊपर आ जाएगी जो अभी तक जिनके नाम हमारे सामने नहीं आए, लेकिन वो एक MI का होगा ब्रिगेडियर, एक ISI से होगा। यानी सारी कौम देखेगी, यानी सारी जो क्रेडिबिलिटी है, जो सारा जो स्टैंड है, जिसको आप कह लें कि जो टांगे हैं इस पूरी JIT की, उनका ताल्लुक 2 आर्मी ऑफिसर्स के ऊपर है कि वो क्या कहते हैं। वो आर्मी ऑफिसर ज़ाहिर है एक इंस्टीट्यूशनल रिस्पांस लेके आएंगे। इसका मतलब है कि प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ की हुकूमत जो है वो मसलसल फौज के ऊपर ये दबाव डालेगी कि वो अगर डिसेंटिंग नोट भी लिखते हैं तो वो किस क्वालिटी का लिखते हैं, यानी उनकी, ताकि उनके ऊपर एक प्रेशर होगा, पर्सनल भी प्रेशर होगा और फौज के ऊपर भी एक प्रेशर होगा, इंस्टीट्यूशनल प्रेशर होगा। और पिछले चंद दिन से ये बात बड़ी वाज़ेह हो चुकी है कि प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब की जो सारी स्ट्रैटेजी है, हिकमत अमली है, वो ये है कि हर चीज़ को सिविल मिलिट्री टेंशन में बदल दो। असल में ये सिविल मिलिट्री टेंशन नहीं है, ये शरीफ खानदान की और अफवाज पाकिस्तान के दरमियान टेंशन है, जिसको सिविल मिलिट्री, हम सारे क्या फौज में, हमने तो कोई वर्दी नहीं पहनी हुई, आप बरतानिया में बैठे आपने वर्दी पहनी हुई है, बेतहाशा यहां लाखों लोग तंग हैं इस हुकूमत से, लेकिन कहा यह जा रहा है कि सिविल मिलिट्री टेंशन है। सिविल मिलिट्री टेंशन नहीं है, एक हुक्मरान टोले के दरमियान जिसकी कोशिश यह है कि अमेरिका को, बरतानिया को, यूरोपियन यूनियन को, हिंदुस्तान को, दुनिया के मीडिया को यह बावर करवाया जाए, जैसा कि एक अहम शख्सियत ने बार बार ट्वीट करके कहा है कि ये तो करप्शन का इशू ही नहीं है। वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं करप्शन नहीं है ये, वो इसको चाह रहे हैं कि इसको घुमा फिरा के सिविल मिलिट्री टेंशन में बदला जाए और कहा जाए कि जमहूरियत की दाई वजीर आजम नवाज शरीफ साहब जो हैं वो जमहूरियत के मुजाहिद हैं, जिनको अफवाज पाकिस्तान हुकूमत नहीं करने दे रही और किसी तरह से अफवाज पाकिस्तान और पनामा कंफ्यूज कर दिया जाए। पाकिस्तानी अवाम तो हो जाते हैं ना डॉक्टर मुईद कंफ्यूज। लॉर्ड अहमद, आपसे सवाल करेंगे, मरियम नवाज ने ट्वीट किया, आपने इससे पहले हवाला दिया था कि डोनाल्ड ट्रंप भी ट्वीट करते हैं, मोदी भी करते हैं ट्वीट और मरियम नवाज भी करती हैं, आपने उसी फहरिस्त में मरियम नवाज का जिक्र किया। मरियम नवाज ने पनामा को कचरा करार दिया, रद्दी का टुकड़ा करार दिया और कहा कि इससे कुछ नहीं निकलेगा। इसके जवाब में उन्हें रिएक्शन देखना पड़ा और वो तमाम सहाफी जो इससे पहले उन्हें डायरेक्ट एड्रेस नहीं करते थे, एड्रेस करते हुए उन्होंने मजीद डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए, तो इस तरह से जग हसाई बन गई। आप ये बताइए कि कितना क्रेडिबल होता है किसी का ट्विटर अकाउंट और उससे इस तरह का ट्वीट करना क्या जाहिर करता है? जाहिर ये करता है कि जो नवाज शरीफ साहब के खानदान है वो बड़ा कंफ्यूज्ड है और वो जब इस तरह कोई कंफ्यूज हो जाता है तो आगे पीछे हाथ मारता है, बल्कि वो कंफ्यूज किस्म के स्टेटमेंट्स भी देता है। जिस तरह उन्होंने ये जर्मन न्यूज़पेपर और कुछ और इंटरनेशनल जर्नलिस्ट को ब्लॉक भी कर दिया है क्योंकि वो उनके सवालात के जवाब नहीं देना चाहती, क्योंकि उन्होंने उसको जिस तरीके से डिसमिस किया। तो इंटरनेशनल देखें, ये जो मैंने ट्विटर का जो कहा था, मोदी साहब लोगों की बर्थडे पार्टीज अपने जलसों का जिक्र करते, पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स इस तरह वो अपलोड नहीं करते। वो उनकी तरफ से कोई इस तरह का अपनी गवर्नेंस के हवाले से वो नहीं आता। वो कहते हैं मैं फलां जा रहा हूं, फलां को बर्थडे पार्टी, फलां उनका रिलीजियस इवेंट है, फलां जो है वहां पे मीटिंग करूंगा, फलां से मुलाकात की। लेकिन अगर आप डोनाल्ड ट्रंप को भी देखें तो वो भी तकरीबन सिमिलर है, थोड़ा सा वो प्रोवोकेटिव आउटरेजस जो उसकी पुरानी आदत है, लेकिन फिर भी वो अपनी जो पॉलिसी है वो डॉक्यूमेंट्स जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, देखिए अगर आप मरियम बीबी का ऑफिशियल टाइटल देखें तो वो ना इलेक्टेड हैं ना ही वो कैबिनेट मिनिस्टर हैं। हमारी डेमोक्रेसी, अगर आप वेस्टमिनिस्टर डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो यहां पे तो डिसीजन तो वो कैबिनेट मीटिंग्स में ली जाती हैं, पार्लियामेंट उसको डिस्कस करता है, ओवरसी पार्लियामेंट करती है। पाकिस्तान की डेमोक्रेसी जो है जागीर है, ये जागीरदार हैं,
ہیں, یہ جو مونک ہیں, یہ اپنے طریقے سے خاندان ہی سب اس کو جو ہے وہ کرتا ہے, لیکن ان کی پرانی عادت ہے عائشہ, پرانی عادت ہے. اگر آپ دیکھ لیں ان کی ہسٹری 90s سے لے کر جب بھی ان کے مشکل وقت آتا ہے تو یہ آرمی اور ان کی اپنی حکومت کی کشیدگی دکھاتے ہیں کہ دیکھیں ہمیں وقت نہیں ملا, ہم تو بجلی کا جو بحران تھا وہ بھی ختم کر رہے تھے, اکانومی جو ہے دنیا میں سب سے بہترین جا رہی تھی, یہ لیئر سامنے رکھ دی جاتی ہے اور اپنے ذاتی مفادات کو پروٹیکٹ کیا جاتا ہے نا. لارڈ احمد, آپ وہی ڈاکٹر محیط والی بات کر رہے ہیں, اور جو ایشوز کی آپ نے بات کی کہ ہمیں پاکستان کو شہید, ویری رائٹ, سیاسی شہید بننے کی کوشش کی جاتی ہے, معصوم بننے کی کوشش کی جاتی ہے, مظلوم بننے کی کوشش کی جاتی ہے, اور اس طرح سے پاکستانی عوام کی ہمدردیاں حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. لیکن کچھ معاملات ان ہمدردیوں سے اور اس مظلومیت سے ماورا بھی ہیں, وہ ہے مسئلہ کشمیر. ترک صدر رجب طیب اردوان, ہم نے لاسٹ پروگرام میں بات کی ان کے دورہ بھارت کی, تو وہ بھارت گئے اور بھارت میں انہوں نے بھارت کو لگا دی. کیا لگائی, بات کریں گے اس پر ایک بریک کے بعد. ناظرین, امریکہ کے بعد ترک صدر رجب طیب اردوان کی جانب سے بھی مسئلہ کشمیر پر ثالثی کی پیشکش کر دی گئی ہے. پاکستان نے خیر مقدم کیا ہے, لیکن بھارت نے ہٹ دھرمی دکھائی اور پیشکش ایک بار پھر مسترد کر دی. ہم دیکھتے ہیں کہ سجن جنرل پاکستان آتے ہیں اور ویزے کی پابندی کے بغیر وہ جہاں جانا چاہیں وہاں جاتے ہیں, انہیں پروٹوکول ملتا ہے. لیکن دوسری جانب ہمارے طلباء کو واپس بھجوا دیا جاتا ہے پاکستان, جو وہاں وزٹ پر گئے ہیں, اور انہیں دھمکیاں دینے کے بعد پاکستان واپس بھجوا دیا جاتا ہے, اور پاکستانی ریسلرز جو ہیں انہیں ویزا دینے سے انکار کر دیا جاتا ہے, یہ ڈیلے کر دیا جاتا ہے. سمجھ نہیں آ رہا یہ پالیسی کہ بھارت تو مسلسل آمادہ بجنگ ہے, لیکن ہم ہیں اس سے صلح پر آمادہ. لارڈ احمد, پاکستانی عوام سے تو کانٹرڈکٹری ہے یہ پالیسی حکومت کی کہ وہ بہت مہربان ہے بھارت پر. اب سمجھ نہیں آتا کہ اصل معاملہ کیا ہے اور پاکستانی عوام کا موقف کب آئے گا سامنے. عائشہ, جو سب سے امپورٹنٹ بات, پہلے طیب اردوغان صاحب کی بات کی جائے تو وہ ہمیشہ جو اچھے کازز ہیں, جو وکٹم لوگ ہیں, جو اپریسڈ لوگ ہیں, ان کو سپورٹ کرنے کے لیے. مجھے یاد ہے کہ جب میں ڈارفور گیا تو ڈارفور کے لوگوں نے بتایا کہ دنیا کے مسلمان ملکوں سے صرف یہ ایک طیب اردوان ہے جو الفاشر میں وہاں پہ گئے, ڈارفور میں ان لوگوں کے ساتھ سمپتھائز کیا. آپ نے دیکھا ہے کہ برما میں جب روہنگیا کمیونٹی کے ساتھ ظلم ہو رہا تھا, ان کی وائف وہاں پہ گئی اور لوگوں کو گلے لگایا. تو طیب اردوغان کی جو تاریخ ہے, ہسٹری ہے, اس کے اپنے جو پولیٹیکل کریئر ہے, اس میں جو اچھے کازز ہیں وہ بڑی دلیری کے ساتھ اس کو سپورٹ کرتے ہیں. اور یہاں پہ بھی کشمیریوں کو جس طریقے سے انہوں نے سپورٹ کیا, میں نے فوری طور پہ ٹویٹ کر کے کہا تھا کہ ہم آپ کے شکر گزار ہیں اور یہ آپ کی سپورٹ کو ہمیشہ یاد رکھیں گے. اب رہی بات میاں صاحب کی, تو میاں صاحب کی جو گورننس ہے, گورننس نہیں کہا تھا ڈاکٹر صاحب نے, مجھے کہا تھا ان کا رول جو ہے, وہ رول جو ہے ان کا وہ اس طریقے کا ہے ہمیشہ. جی ہاں جی, تو وہ جس طریقے سے یہ کرتے ہیں, ان کے اپنے پرسنل, جی تو ان کا جو پرسنل جو طریقہ, پرسنل جو ان کی بزنسز ہوں یا ان کے تعلق ہوں, وہ ایجنڈا جو ہے وہ اس کا پریسیڈنٹ ہوتا ہے ملک کے جو انٹرسٹ ہیں اس سے. تو جس طرح آپ نے یہ انڈین بزنس مین کا ذکر کیا, جو پروٹوکول ان کو ملا, جس طریقے سے ان کو وہاں پہ لایا گیا مری میں, اور پھر آپ نے بچوں کی بھی اگزامپل دی اور ریسلرز وغیرہ کی بھی جو دی. تو دیکھیں ٹینشن, اگر آپ ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کو یاد دلواؤں کہ لائن آف کنٹرول کے اوپر ہماری بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے. ہمارے جو کشمیر کے لوگ ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ ظلم جو ہے وہ جاری ہے. وہاں پہ موٹر اٹیک, وہاں پہ ٹینکس کے ذریعے وہاں پہ اٹیک ہو رہے ہیں اور ہمارے فوجیوں کو بھی شہید کیا جا رہا ہے. اس پہ تو میاں صاحب خاموش ہیں, ہم بولتے نہیں ہیں, لیکن بھارت بول رہا ہے اور بھارت ایک نیا ڈرامہ گھڑا ہے. ڈاکٹر محیط, آپ نے بھی سنا ہوگا کہ ہمیں ہمارے جو کمشنر ہیں انہیں طلب کیا گیا اور کہا گیا کہ آپ نے ہمارے 2 فوجیوں کی لاشیں مسخ کی ہیں, ہم بھی ایسا ہی جواب دیں گے. وہ تو مسلسل ڈرامے گھڑ رہے ہیں پاکستان کو پریشرائز کرنے کے لیے. وہ کہاں صلح کی بات کریں گے, وہ کہاں مذاکرات کی میز پر آئیں گے. دیکھیے عائشہ, ہم نے اس ایشو کے اوپر بہت پہلے بھی بات کی ہے کہ ہندوستان کے جو اسٹریٹجک انٹرسٹ ہیں, جس طرح سے انہوں نے اس کو ڈیفائن کیا ہے, اس میں پاکستان کے ساتھ میننگ فل صلح کرنا یا ڈائلاگ کرنا یا سبسٹینٹیو ڈائلاگ کرنا جو ہے وہ اس میں شامل نہیں ہے.
اور وہ اس حقیقت سے بھی بات واضح ہوتی ہے کہ جنرل مشرف نے بھی بہت کوشش کی ہندوستان کے مطالبات کو ماننے کے لیے بھی، بلکہ ان پہ بڑا الزام ہے کہ کشمیر کے حوالے سے انہوں نے کمپرومائز کرنے کی کوشش کی اور ایک 4 پوائنٹ فارمولا لایا جس کا مقصد یہ تھا کہ کسی طرح سے ہندوستان کو میننگ فل طریقے سے انگیج کیا جائے. اور آپ دیکھیں کہ وہ ساری بات چیت تقریباً 8-9 برس ہوتی رہی، لیکن اس میں ان دی اینڈ کوئی فائنل کنکلوسو پیش رفت نہیں ہو سکی. پیپلز پارٹی کے زمانے میں شاہ محمود قریشی جب فارن منسٹر تھے، اس کے بعد ہنا ربانی کھر صاحبہ فارن منسٹر تھیں، بارہا بڑی کنسٹرکٹیو کوشش کی گئی ایک کمپوزٹ ڈائلاگ کو ری سٹارٹ کرنے کی، لیکن ہندوستان اپنی شرائط بڑھاتا رہا کہ اس ڈائلاگ کو شروع کرنے سے پہلے انہوں نے ٹیسٹ رکھے ہوئے ہیں کہ پہلے پاکستان یہ ٹیسٹ پورا کرے، پھر یہ ٹیسٹ پورا کرے، پھر وہ ٹیسٹ پورا کرے. تو یہ تو اس کا بیک گراؤنڈ ہے. دیکھیں اس وقت کیا ہو رہا ہے، یہ جو الزام لگایا گیا ہے کہ پاکستانی بارڈر ایکشن ٹیم، اب ہندوستان نے کہا ہے کہ پاکستانی سولجر نہیں تھے، غالباً پاکستان نے کوئی لوگ بھیجے جنہوں نے ہندوستان کے 2 سپاہیوں کی باڈیز کو میوٹیلیٹ کیا، ان کے سر کاٹے اور ان کو لے کر چلے گئے. وہ کہہ رہے ہیں کہ خون کے قطروں کا ٹریل جو ہے وہ بارڈر سے دوسری طرف جاتا ہے. یہ جو کہانی بنائی گئی ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ واٹ از دی میتھڈ ٹو دا میڈنس؟ دیکھیں جب آپ ہندوستان کے لوگوں کو اور دنیا کو اور ہندوستان کے ظاہر سینکڑوں اخبارات ہیں، جریدے ہیں، اس قسم کی خبر پبلش کرتے ہیں تو اس سے تاثر یہ ہوتا ہے کہ پاکستان کی فوج کوئی ایک ماڈرن ٹرینڈ ویسٹرن انسٹیٹیوشن نہیں ہے ملٹری کا، بلکہ داعش کی طرح یا ٹی ٹی پی کی طرح کا کوئی ملیشیا ہے، کوئی لشکر ہے جہاں پر ان کے سپاہی یا ممبرز آف دی پاکستان آرمی جو ہیں وہ اس قسم کی خونخوار قسم کے ہیں، انڈسپلنڈ ہے. یہ باقاعدہ ایک نیریٹو شیپنگ اٹیمپٹ ہے. اس کی دوسری اگزامپل دیکھیں جو میں کہہ رہا ہوں اس کو کیسے میں سبسٹینشیٹ کرتا ہوں. اگر واقعی ایسی چیز ہوئی ہو اور دھڑ ہو جن کے سولجرز کے جو کاٹ کے پاکستانی لے گئے، تو پہلا کام ہندوستان یہ کرتا کہ یونائٹڈ نیشن ملٹری آبزرور گروپ جو ہے UN کا، UN موگب جو ہے اس کو کمپلین کرتا. لیکن آپ آج کے اخباروں میں دیکھیں یا کل رات کے اخبارات میں دیکھیے تو یون موگب کے جو ریپرزنٹیٹو ہیں انہوں نے کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ انہیں ہندوستان کی طرف سے اس قسم کی کوئی کمپلین نہیں آئی ہے. سو ہندوستان جو بھی یہ بابلہ مچا رہا ہے، یہ ہندوستان کی پبلک سپیس میں یہ بابلہ مچایا جا رہا ہے. پھر جو ذہنوں میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک اور پھر جو بڑی سٹیٹمنٹ دی ہیں ان کے وائس آرمی چیف جو ہیں راحت ان کا نام ہے چندن ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ہم جگہ کا انتخاب خود کریں گے ریٹیلیشن کرنے کے لیے. تو ایسا لگ رہا ہے کہ آہستہ آہستہ بارڈر کے اوپر ایک لارجر ٹینشن کے لیے ایک ماحول بنایا جا رہا ہے اور اگلے کچھ دنوں کے اندر ہو سکتا ہے کہ کوئی کانفرنٹیشن وہاں پر دوبارہ سے پیدا کر دی جائے. اب سرجن جنرل یہاں سے جب آئے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس موقع پہ سرجن جنرل کی بزنس ٹاک نہیں ہوئی ہوگی اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سرجن جنرل برکھا دت کی رائٹنگ سے کہ وہ نریندر مودی کے بھی قریب ہیں. تو کیا سرجن جنرل جو ہیں وہ یہاں سے کوئی ایسا امپریشن لے کر گئے ہیں کہ ٹینشن بارڈر پہ مچائی جائے جس سے کہ توجہ جو ہے پاکستانی سیاست سے ہٹائی جائے؟ یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے اور ہمیں اسے اٹھانا پڑے گا. آپ اتفاق کرتے ہیں لارڈ احمد اس سے کہ دیر از سم تھنگ فشی؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے تھوڑا سا وائڈ میں جانا چاہتا ہوں. فشی تو ڈیفینیٹلی ہے، لیکن کیونکہ کشمیر کے اندر تقریباً 5-6 ڈیمز بن رہے ہیں اور وہ اس کو ایکسٹرا فنڈنگ اور اس کو پرائیورٹی بیسس پہ وہ بنا رہے ہیں، وہ اس کی توجہ ہٹانے کے لیے تاکہ پاکستان اور پاکستان کے جو لوگ اور ادارے ہیں وہ اس پہ توجہ نہ کریں اور وہ جو ہے وہ اپنی ٹینشن اور جو معاملات لائن آف کنٹرول پہ ہیں اس کو توجہ زیادہ دیں، میڈیا اس پہ توجہ دے. اگر آپ گوگل بھی کر کے دیکھیں تو ایکچولی جو نیریٹو جس کا ذکر ڈاکٹر صاحب کر رہے ہیں وہ انڈین نیریٹو وہاں پہ سارے آرٹیکل جتنے ہیں وہ اس پہ بی بی سی کا ہے. میں آج صبح بھی دیکھ رہا تھا بی بی سی کا کشمیر کے حوالے سے ہے، الجزیرہ کا ہے، لیکن پاکستانی ویو پوائنٹ جو ہے وہ گوگل پہ کوئی نہیں ہے. پتہ نہیں یا تو انگریزی میں لکھتے بہت کم ہیں یا لکھتے ہیں تو اس کا سٹینڈرڈ اتنا اچھا نہیں ہے. لیکن انڈیا کی ساری اخبارات چاہے وہ ٹائمز آف انڈیا ہے، چاہے ہندو ہے، دوسرے ہیں، ان کے سارے آرٹیکلز پاکستان کے خلاف اور اسپیشلی یہ جو میوٹیلیٹڈ باڈیز کے حوالے سے بلیم پاکستان کو کرنا، بدنام کرنا، یہ گوگل دیکھیں دنیا جو ہے وہ تو گوگل کے ذریعے آپ کی اخبارات پڑھتے ہیں نا، وہ جا کے وہاں پہ خریدتے نہیں ہیں، نہ ہی تو وہ ہندوستان ٹائمز کو جو ہے وہ مانیٹر کرتے ہیں. تو پاکستان کا کیس جو ہے ایک تو پاکستان کا میڈیا ان کی پرائرٹیز بھی ڈیفرنٹ ہیں، وہ ہندوستان کو ایکسپوز اس طریقے سے نہیں کر رہا جس طریقے سے انڈین جو میڈیا ہے
है पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए ये जो नया नैरेटिव जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया है, ये पहले भी अगर आपको शायद याद हो 2003 में जब टेंशन बढ़ गई थी 2002-2003 में, उस वक्त भी एलिगेशन लगाई गई थी कि मुजाहिदीन इस तरीके से आए और उन्होंने 6-7-9 मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं याद रहा, इंडियन फौजियों के गले काट के उनके सर जो है वो वापस ले गए हैं और वहां से खून का जो ट्रेल है उससे पता चला है कि वो लाइन ऑफ कंट्रोल की दूसरी तरफ चले गए। नई फिल्म बनाई गई है ना, पहले भी उन्होंने किया था उस वक्त वही ना कि झूठ के पांव नहीं होते, लेकिन भारत जो है वो उससे जॉगर्स पहनाना जानता है। कश्मीर में रोजाना लाशें गिरती हैं, वहां टॉर्चर सेल्स मौजूद हैं, वहां के कब्रिस्तान भर चुके हैं। इस मामले को हम हाईलाइट नहीं कर सकते, लेकिन वो लोग अपने 2 ख्याली फौजियों की डेड बॉडी को पूरी दुनिया के सामने रखकर शोर मचाते हैं और दुनिया उनकी बातों पर ध्यान देती है। हमें इस पर ध्यान देने की जरूरत है कि हमने कैसे अपने नैरेटिव को शेप करना है और दुनिया को मनवाना है, बताना है कि हकीकत क्या है, क्योंकि हकीकत छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, लेकिन बताना यह है कि बनावट क्या है और हकीकत क्या है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। लॉर्ड अहमद, डॉक्टर मुईद, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया और नाज़रीन हमें आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह ने के पान।